नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और टिप्स बिफोर बाइंग के एक फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। एक अच्छा कंप्यूटर जो है वो आपकी लाइफ में और आपके कैरियर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है और इसको मैं अच्छे तरीके से समझता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगा ताकि आपका जो कंप्यूटर खरीदने का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा हो सके और आप भी जब किसी शोरूम में जाए तो किसी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से जब बात करें या फिर ऑनलाइन जब आप खरीदे तो एकदम प्रोफेशनल तरीके से खरीदे और बेस्ट चॉइस आपकी जो है वो हो पाए। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं 3 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैंने इस वीडियो को बहुत ही इजी वे में बनाने की कोशिश करी है, जैसे आप चाहे बिगनर लेवल पे हो, मीडियम पे हो या फिर एक्सपर्ट लेवल पे हो। वैसे तो एक्सपर्ट लेवल पे अगर आप होगे तो आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो शायद आपके काम आ सके, तो बहुत ही ईजी वे में मैंने इसको समझाने की कोशिश करी है। दूसरा ये है कि अगर आप 2-3 मिनट के अंदर ही 4 मिनट के अंदर अगर आप सोच रहे हैं कि कोई आपको ये बता देगा कि यार बेस्ट लैपटॉप या बेस्ट कंप्यूटर आप कैसे बाय कर सकते हैं, तो यार वो मेरे से नहीं हो पाएगा। ये 2 मिनट मैगी वाले आप किसी और चैनल पर जाके देख सकते हैं। यहाँ पर मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा ताकि आपका बाइंग एक्सपीरियंस जो है वो सबसे बेस्ट हो पाए। और हाँ, मैंने जैसे मैंने लैपटॉप या डेस्कटॉप की बात करी है, तो अगले जो कुछ वीडियोस हैं चैनल पे वो ऐसे आने वाले हैं जिसमें आप लैपटॉप बाइंग गाइड भी देख पाएंगे और डेस्कटॉप वर्सेस लैपटॉप भी देख पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले वीडियो की अपडेट जो है वो मिल जाए। और तीसरे अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो वो ये है कि अगर आपको वीडियो देखने के बाद कोई भी कंफ्यूजन रहती है या फिर अगर आप मुझसे कुछ सवाल या सुझाव लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे ज़रूर पूछ लेगा। साथ में मुझसे आप इंस्टाग्राम पे भी सवाल पूछ सकते हैं, डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हैं मुझे। मेरा इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि एक कंप्यूटर बनाने के लिए किन किन पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आपका मदरबोर्ड आ जाएगा, एक प्रोसेसर आ जाएगा, रैम आ जाएगी, हार्ड ड्राइव आ जाएगी, डीवीडी ड्राइव आ जाएगी, कैबिनेट एंड एसएमपीएस आ जाएगा, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, इसके अलावा एलईडीज वगैरह जो स्क्रीन आप लेना चाहते हैं। बाकी एक्सेसरीज हैं बहुत सारी, यूपीएस हो गया, प्रिंटर हो गया, उसका तो कोई एंड नहीं है, हेडफोन माइक वगैरह। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अब इस वीडियो में मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूं और आप पेन या पेपर लेके भी बैठ सकते हैं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि कौन सा डेस्कटॉप आपके लिए बेस्ट होने वाला है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लैपटॉप के लिए भी काम करेंगी। तो सबसे पहले ही बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर आप ये समझ लीजिए कि आपके कंप्यूटर का इंजन है। जैसे हमारे हार्ट होता है ना, तो वो जितना अच्छे तरीके से काम करेगा उतनी तरीके से बाकी सारी चीज़ें भी काम करने वाली है। तो गाड़ी का इंजन जब स्ट्रांग है तो वो लोड ज़्यादा ले सकता है, तो ऐसे में प्रोसेसर जो है वो जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो उतनी ही परफॉर्मेंस आपको अच्छी दे देगा। अब इंडिया के अंदर दो ब्रांड जो है वो मेनली चलते हैं, एक तो इंटेल के प्रोसेसर आते हैं और दूसरा एएमडी के प्रोसेसर आते हैं। इंटेल में जो पुराने प्रोसेसर हैं वो इंटेल पेंटियम 1, 2, 3, 4 आते थे, उसके बाद ड्यूल कोर और कोर टू ड्यू आने स्टार्ट हुए। अभी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है इंटेल कोर i3, कोर i5, कोर i7 और कोर i9। सेम अगर मैं AMD की बात करूं तो AMD के अंदर भी पहले ड्यूल कोर वगैरह प्रोसेसर आते थे, लेकिन आजकल Ryzen सीरीज यहां पर चल रही है, Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7। अब यहाँ पर आपको लेटेस्ट मॉडल जितना आप ज़्यादा लेंगे उतनी ही अच्छी आपको परफॉर्मेंस मिलने वाली है। अच्छा, मॉडल के अंदर भी आपके जनरेशन आते हैं, जैसे i3 के अंदर 10th जनरेशन जो है वो लेटेस्ट चल रही है मान लीजिए, ऐसे i5 के अंदर लेटेस्ट जनरेशन, i7 के अंदर लेटेस्ट जनरेशन। तो i3 जो है वो मान लीजिए कि बेसिक काम के लिए आपका अच्छा है कि आपको अपने ऑफिस के लिए काम करना है, आप स्टूडेंट्स हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे आपको काम करना है, नॉर्मल आपको काम करने हैं, तो आपके लिए i3 अच्छा है। अगर आप उसके अंदर ग्राफिक कार्ड लगा लेते हैं या फिर आप रैम ज़्यादा बढ़ा लेते हैं तो थोड़ा सा अपग्रेड करके आप उसमें ज़्यादा काम कर पाएंगे। अब डेस्कटॉप के अंदर सबसे अच्छी बात ये होती है, जो लैपटॉप के मुकाबले मुझे अच्छा लगता है, कि यहाँ पर आप अपग्रेड कर सकते हैं जितना, कोई मतलब कि लिमिट नहीं है, आप जितना अपग्रेड करना चाहें उतना कर सकते हैं। लैपटॉप में बहुत लिमिटेशन होती है, आप अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में आने वाले टाइम में चेसी सेम रहेगी, कीबोर्ड माउस सेम रहेगा, एलईडी वगैरह सब कुछ सेम रहेगी, एसएमपीएस वगैरह। आप चाहें तो प्रोसेसर और मदरबोर्ड अपग्रेड कर सकते हैं, हार्ड ड्राइव वगैरह सेम रहेगी। तो ये कहीं ना कहीं एडवांटेज आपको एक डेस्कटॉप पीसी के अंदर देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये तो बात हुई प्रोसेसर की। अगर आपको जितना ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए उतना ही आप लेटेस्ट प्रोसेसर लीजिए, जैसे इंटेल कोर i9 का, कोर i7 का प्रोसेसर लीजिए। सेम आप Ryzen के अंदर Ryzen 7 का लीजिए, Ryzen 5 का लीजिए और लेटेस्ट जो उसके अंदर जनरेशन आ रही है उसका प्रोसेसर लीजिए। अब बात आती है दूसरी, वो है मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आफ्टर प्रोसेसर। जैसे आप समझ लीजिए गाड़ी की चेसी होती है तो उसके ऊपर सारी गाड़ी जो है फिट होती है, जैसे हमारी बॉडी है तो उस बॉडी के ऊपर ही सारी चीज़ें फिट होंगी, मतलब अंदर ही। तो उसी हिसाब से मदरबोर्ड एक ऐसा पार्ट है जिसके ऊपर सभी के सभी डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्टेड होंगे। इवन अगर आप बाहर से पेन ड्राइव लगाते हैं ना तो वो पोर्ट भी USB का आपका मदरबोर्ड के थ्रू ही कनेक्टेड होता है। तो मदरबोर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। उसको खरीदते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप एक अच्छे ब्रांड का जो है वो मदरबोर्ड लें।
इंटेल का मदरबोर्ड हो सकता है, आसूस का हो सकता है, काफ़ी अच्छे-अच्छे आज की तारीख में मदरबोर्ड जो है वो आते हैं और वो आपके प्रोसेसर के साथ कंपैटिबल हो। दूसरी बात आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके मदरबोर्ड पे जो पोर्ट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हों, आपको वहाँ पे ग्राफिक कार्ड लगाने का पोर्ट देखने को मिल जाए, आपको यूएसबी-सी का सपोर्ट देखने को मिल जाए, यूएसबी के सारे पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाए, आपको एचडीएमआई का पोर्ट वहाँ पर देखने को मिल जाए, जो भी लेटेस्ट पोर्ट्स हो सकते हैं वहाँ पर आपको देखने को मिल जाए। मदरबोर्ड चूज़ करते वक्त आप एक ब्रांड का और ज़्यादा से ज़्यादा पोर्ट्स का ध्यान ज़रूर रखिएगा। खासकर आपको जिन पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट हो जैसे ग्राफिक कार्ड की, तो उस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो ग्राफिक कार्ड आपको लगाना है वो उसके हिसाब से कंपैटिबल हो। सही ग्राफिक कार्ड कैसे चूज़ करें वो भी मैं आपको अभी आगे बता देता हूँ। तीसरे पार्ट की अगर मैं बात करूं तो वो है रैम, और रैम जो है वो स्पीड के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि यार मैं इंटेल कोर i5 का प्रोसेसर यूज़ कर रहा हूं, फिर भी मेरे दोस्त के पास इंटेल कोर i3 है और उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा है। ऐसा इसलिए हो सकता है कि वो रैम जो है वो ज़्यादा यूज़ कर रहा हो। आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में हो सकता है 4 GB की रैम हो और वहाँ पर जो है वो 8 या 16 GB की रैम हो, तो ऐसे में एप्लीकेशन जो है वो बहुत जल्दी खुल जाती है। कैसे, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ कि मान लीजिए एक सामान है जो आपको यहाँ से यहाँ पहुँचाना है। रैम का काम यही है जो डाटा ट्रांसफ़र करती है। तो ऐसे में अगर आपके पास सिर्फ 1 GB की रैम है तो उसको यहाँ से यहाँ पहुँचा के फिर वो वापस आएगी, फिर पहुँचाएगी, फिर वापस आएगी। इसकी जगह अगर आपके पास 2 GB की रैम होती तो आप एक यहाँ खड़े करते, एक यहाँ खड़े करते, तो जितनी देर में आप पहले एक सामान छोड़ के आ रहे थे उतनी देर में आप 2 सामान छोड़ के आ रहे हैं, मतलब स्पीड जो है वो आपकी डबल हो गई है। अब मान लीजिए आपके पास 4 GB की रैम है, तो ऐसे 4 लोग बीच में खड़े हो गए तो फटाफट आपका जो है डाटा ट्रांसफर हो रहा है। 8 GB है तो और फास्ट हो रहा है, 16 GB तो और फास्ट हो रहा है। तो रैम का मैंने एग्जांपल आपको शेयर कर दिया। अच्छा, रैम के अंदर फ्रीक्वेंसी भी आती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जैसे मैंने प्रोसेसर के अंदर बताया वैसे यहाँ रैम के अंदर आपको फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी वाली रैम लेनी है, अच्छे ब्रांड की रैम लेनी है। और अगर आपको ब्रांड से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो नीचे मुझे आप कमेंट कर सकते हैं कि कौन से पार्ट का कौन सा अच्छा ब्रांड है, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो दोस्तों, मदरबोर्ड की बात होगी, प्रोसेसर की बात होगी, रैम की बात होगी, और अब बात कर लेते हैं अपने जो स्टोरेज है। मतलब कि यहाँ पर आपको 2 तरीके की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। एक तो HDD आपका हार्ड डिस्क ड्राइव और दूसरा आपका SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। आज की तारीख में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप SSD चूज़ करें रादर देन HDD। HDD के अंदर आपको 5400 RPM या 7200 RPM मतलब राउंड पर मिनट। तो जैसे मैंने रैम के बारे में बताया वैसे यहाँ पर राउंड पर मिनट है। जितने ज़्यादा राउंड पर मिनट होगी उतनी ज़्यादा स्पीड आपको मिलने वाली है। तो 5400 या 7200 RPM जो है वो मिलने वाला है आपको हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर। वहीं पर 5 गुना से ज़्यादा, 25 गुना, मतलब 5 to 25 टाइम तक जो है वो SSD फास्ट होती है HDD के मुकाबले। तो यार अगर आपका कॉम्बिनेशन सही है ना, आपका प्रोसेसर अगर फास्ट है, आपकी रैम भी अगर फास्ट है, आपने उसके ऊपर SSD लगा ली है, देन डेफिनेटली आपका जो कंप्यूटर है वो चलेगा नहीं, वो दौड़ेगा नहीं, वो उड़ेगा। बिकॉज आपका कॉम्बिनेशन जितना ज़्यादा अच्छा होने वाला है उतने ही आपकी कंप्यूटर की जो है स्पीड भी फास्ट होने वाली है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं, जैसे 1 TB की आपको HDD देखने को मिल जाएगी, 2 TB की देखने को मिल जाएगी। लेकिन जब बात आती है SSD की तो SSD थोड़ी सी महंगी पड़ती है। यहाँ पर 128 GB की SSD देखने को मिल सकती है, 256 GB की, 512 GB की, 1 TB की बढ़ सकती है, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ कॉस्ट कटिंग के लिए। आप जो सॉफ्टवेयर हैं और जो विंडोज़ हैं उसको आप SSD के अंदर रख सकते हैं, बाकी जो डेटा है उसको आप HDD के अंदर रख सकते हैं। मतलब कि जो प्रोसेसिंग वाला सारा काम है वो आपने SSD के अंदर रख लिया और जो डेटा वाला जो सारा काम है वो आपने HDD के अंदर रख लिया। तो आपका सिस्टम का बूटअप स्पीड भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, 3 से 4 सेकंड में बूटअप हो जाएगा, शटडाउन भी बहुत फास्ट रहेगा, और जो एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर हैं वो भी सुपर फास्ट खुलेंगे, चाहे वो एडिटिंग के हो, गेमिंग हो। तो ये एक ट्रिक आप आजमा सकते हैं, इससे आपकी कॉस्ट भी कंट्रोल में रहेगी और आपकी स्पीड पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगले अगर मैं पार्ट की बात करूं तो वो है ग्राफिक कार्ड्स। और ग्राफिक कार्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उन लोगों के लिए जिनको एडिटिंग का काम करना होता है, ऑटो कैड पे काम करना होता है, या फिर कोई स्पेशली कोई गेम खेलनी होती है। अब काफ़ी सारे लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं, मुझसे पूछते हैं कि इस गेम के लिए कौन सा ग्राफिक कार्ड या कौन सी कॉन्फ़िगरेशन सही होने वाली है, क्या इस लैपटॉप के अंदर ये गेम चल पाएगी, क्या इस डेस्कटॉप के अंदर ये वाला सॉफ्टवेयर चल पाएगा, प्रीमियर प्रो चल पाएगा या ऑटो कैड चल पाएगा। तो इसका एक परमानेंट सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। आप गूगल पे जाइएगा, वहाँ पर लिखिएगा मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, और उसके बाद आप लिख दीजिएगा जो भी सॉफ्टवेयर या गेम आपको खेलनी है। मान लीजिए ऑटो कैड आपने लिख दिया, मान लीजिए आपने प्रीमियर प्रो लिख दिया, या फिर आपने GTA 5 लिख दिया, PUBG लिख दिया, इंस्टेंटली आपको नीचे लिखा हुआ आ जाएगा कि ये प्रोसेसर चाहिए, ये रैम चाहिए, हार्ड ड्राइव चाहिए, इतना स्पेस आपको चाहिए। हालांकि वो मिनिमम होता है, बाकी इसके हिसाब से अगर आपको कुछ परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए तो आप नीचे मुझे कमेंट में बता सकते हैं। जैसा मैंने आपको बोला, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा ग्राफिक कार्ड या कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट हो सकती है।
तो यहाँ पर मेनली दो ग्राफिक कार्ड चलते हैं। एक तो AMD के ग्राफिक्स कार्ड आपको देखने को मिल जाएंगे, दूसरा आपको NVIDIA के ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाएंगे। तो ज़रूरत के हिसाब से 2 GB 4 GB या 6 GB 8 GB के ग्राफिक कार्ड अपने सिस्टम में जो है लगवा सकते हैं। दूसरे जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर, जो मदरबोर्ड होता है उसके अंदर भी आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जो कि नॉर्मल काम के लिए ठीक है। तो अगर आप नॉर्मल काम करते हैं तो आपको किसी भी ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं है। आप सिंपल जो मदरबोर्ड के ऊपर VGA यूनिट या फिर HDMI यूनिट आ रही होती है उसके ऊपर आप अपने मॉनिटर के तार को लगा दीजिए और आप इजीली एंजॉय कर सकते हैं। कोई खास आपको ग्राफिक कार्ड लगाने की डेडिकेटेड नहीं ज़रूरत है। और इसके अलावा जो है DVD या CD ड्राइव आ जाती है। तो नॉर्मली ये कोई बहुत महंगी चीज़ नहीं है। आज की तारीख में आपने देखा होगा जितने भी डेस्कटॉप आ रहे हैं, लैपटॉप आ रहे हैं, ब्रांड्स जो अवॉइड कर रहे हैं इसको लगाना, बिकॉज DVD आजकल बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन ये सिर्फ 1000-1100 रुपये की चीज़ है। तो ऐसे में मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप एक DVD राइटर अपने डेस्कटॉप में ज़रूर लगवा लीजिएगा, जो कि सिर्फ 1000-1100 का है। उसमें DVD रीड भी होगी, DVD राइट भी होगी, CD रीड भी होगी, CD राइट भी होगी। तो कहीं ना कहीं अर्जेंट सिचुएशन में इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो 1000-1100 की आइटम है, आप इसको लगवा सकते हैं। बात करो अगर मैं कैबिनेट की, कैबिनेट वो चीज़ है, वो केसिंग है जिसके अंदर ये सारा तामझाम जो है उसके अंदर ही सेट होने वाला है। तो ऐसे में कई बार लोग सोचते हैं कि यार केसिंग तो कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है, उसके अंदर तो एक डब्बा है जिसके अंदर ये सारा सामान फिट होना है, तो हम हल्की फुल्की केसिंग लेंगे तब भी चल जाएगा। केसिंग आप एक बारी को हल्की फुल्की ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो लगने वाली SMPS है उसके साथ भूल कर भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। जो SMPS है, क्यों कह रहा हूँ उसका रीज़न मैं आपको वैलिड रीज़न बताता हूँ। जो हार्ड ड्राइव है उसको अलग से पावर सप्लाई चाहिए, जो DVD राइटर है उसको अलग से पावर सप्लाई चाहिए, आपका जो प्रोसेसर है, आपका जो मदरबोर्ड है और उसमें जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ना उनको अलग से छोटी छोटी मतलब कि जो है पावर सप्लाई चाहिए होती है। तो ऐसे में हल्की फुल्की जो फ्लक्चुएशन होती है ना वो भी उनके लिए डेडली हो सकती है, उनके ऊपर असर जो है पड़ सकता है। ऐसे में जो लोअर क्लास की जो मतलब एक बोल सकते हैं ना बिल्कुल बिलो स्टैंडर्ड की जो SMPS है, आप उसको लेते हो और आपका पूरा कंप्यूटर जो है वो डैमेज होता है उस SMPS की वजह से। तो अच्छे ब्रांड की एक केसिंग लीजिए, अच्छे ब्रांड की एक SMPS लीजिए ताकि सभी पार्ट्स को सही तरीके से पावर सप्लाई हो सके। यहाँ पर आप भूल कर भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। कुछ अच्छे ब्रांड्स की SMPS में शेयर कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाके आप उनको बाय कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर की लाइफ अगर 4 साल है तो बढ़ा के 10 साल कर सकते हैं, क्योंकि जिसको अगर खुराक सही मिल रही है ना उसकी लाइफ ज़्यादा रहती है। उसी तरीके से एक कंप्यूटर को अगर पावर सप्लाई सही मिल रही है तो उसकी भी लाइफ जो है वो बढ़ के ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों ये तो हमारी पूरी एक CPU जो है कैबिनेट जो है पूरी तैयार हो गई है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी सारे लोगों को प्राइसिंग की दिक्कत रहती है कि यार मेरे को अगर मैं कंप्यूटर खरीदा हूँ तो मेरे को सही प्राइस कैसे मिलेगा, मैं जिस दुकान पे जा रहा हूँ कहीं वो मेरे को लूट तो नहीं रहा है, मुझसे ज़्यादा पैसे तो नहीं वसूल कर रहा है। तो ऐसे में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके लेटेस्ट प्राइस देख सकते हैं हर एक पार्ट के। तो उसके बाद कोई आपसे ज़्यादा चार्जेस नहीं ले पाएगा, आप बिल्कुल सही प्राइसिंग पे जो है वो अपने कंप्यूटर के पार्ट्स जो है वो खरीद पाएंगे। और अब बात कर लेते हैं CPU के बाद क्या आता है। CPU के बाद आता है आपका कीबोर्ड और माउस। आज की तारीख में वायरलेस कीबोर्ड माउस बहुत चल रहे हैं, लेकिन डेस्कटॉप जो है वो एक ही जगह पे फिट होता है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप वायर वाले कीबोर्ड माउस लीजिएगा। अब आप बोलोगे संदीप भाई सारी दुनिया वायरलेस पे जा रही है, आप वायर वाले क्यों बता रहे हो। ट्रस्ट मी गाइस, जो ये वायरलेस वाले माउस या वायरलेस कीबोर्ड होते हैं ना ये सारी टाइम ठीक चलेंगे, लेकिन जिस दिन आपको अर्जेंट रिक्वायरमेंट होगी ना उस दिन माउस का जो है आपका सेल खत्म हो जाएगा, कीबोर्ड का सेल खत्म हो जाएगा और ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ऐसे में कभी कभी माउस ढंग से काम नहीं करता है, कीबोर्ड की कीज़ काम नहीं करती हैं क्योंकि सेल जो है वो वीक हो जाते हैं। तो ऐसे में जब रखना है एक ही जगह पे तो आप वायर वाला यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल टशन ही चाहिए तो आप वायरलेस कीबोर्ड माउस यूज कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। मैं पर्सनली थोड़ा सा ओल्ड स्कूल बॉय टाइप से मैं फील रखता हूँ कि मैं किसी भी चीज़ के अंदर टेंशन नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी काम हो वो परफेक्टली हो, किसी भी तरीके का लैग ना हो। तो ऐसे में मैं वायर वाले कीबोर्ड माउस यूज़ करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरा सजेशन वायर वाले कीबोर्ड माउस है, आप चाहे तो वायरलेस भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़े से महंगे पड़ेंगे। इससे अगर अगली बात करूं तो वो है स्पीकर्स। अच्छे म्यूज़िक का एक्सपीरियंस मतलब ये डेफिनेटली आपके काम करने को और भी ज़्यादा मज़ेदार बनाता है। खासकर जो एडिटिंग वगैरह करते हैं उनको अच्छा म्यूज़िक जब सुनाई दे रहा होता है तो वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से डीप में जाके काम कर सकते हैं। तो ऐसे में मैं ये कहूँगा कि यार स्पीकर्स पे थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिएगा, एक मिनी वूफर तो एटलीस्ट रखिएगा ताकि आपको जो सराउंड साउंड इफेक्ट है वो बहुत अच्छा है। कुछ अच्छे म्यूज़िक सिस्टम जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, एल्टेक लांसिंग के आपको देखने को मिल जाएंगे। और बात करूँ तो काफ़ी सारे ब्रांड आज की तारीख में आ चुके हैं, उनका भी एक लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। यार लिंक मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं, बट आई बिलीव कि आपका बाइंग गाइड एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगा।
इसके बाद आता है आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस। अब व्यूइंग एक्सपीरियंस में बहुत सारे शॉप्स वाले आपको बोलें कि एओसी का आप एलईडी ले लीजिए, इसका एलईडी लीजिए, जिस ब्रांड को आप नहीं जानते जाके बोलेंगे इसका डिस्प्ले ले लीजिए। यहाँ पर मैं आपको कहूँगा डोंट गो फॉर चीप डिस्प्लेस। आपकी आंखें जो हैं वो कहीं ना कहीं ये 1500 रुपये से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप सैमसंग का डिस्प्ले लीजिए, एलजी का डिस्प्ले लीजिए, जो भी अच्छे ब्रांड हैं उनका डिस्प्ले लीजिए। और इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि वहाँ पर एंटी ग्लेयर कोटिंग हो ताकि आपकी आंखों पे जोर ना पड़े। आजकल क्या है कि हम कंप्यूटर्स पे बहुत ज़्यादा देर काम करते हैं, तो ऐसे में एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि यहाँ पर एंटी ग्लेयर कोटिंग है, अच्छी क्वालिटी की एलईडी स्क्रीन है ताकि आपकी आंखों पे जोर नहीं पड़ रहा है। ट्रस्ट मी गाइज, ये 1500 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छी क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का एलईडी लीजिएगा। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे स्क्रीन साइज़ देखने को मिल जाएंगे। 16 इंचेस जो बोलता है वो 15.6 इंच होती है। 20 इंच की जो स्क्रीन बोलते हैं नॉर्मली वो 18.5 या 19 इंचेस की होती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। मेरे ख्याल से आज की तारीख में 20 इंचेस की स्क्रीन काफ़ी है, लेकिन जिनको एडिटिंग करनी है 2-3 स्क्रीन लगानी है वो अपने हिसाब से स्क्रीन देख सकते हैं। बाकी अच्छे ब्रांड की ही स्क्रीन को आप बाय करिएगा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आ जाता है चीज़, वो है यूपीएस। अगर आपके घर में इन्वर्टर नहीं है तो आप यूपीएस ज़रूर बाय कीजिएगा, क्योंकि जो इंस्टेंटली जो लाइट जाती है वो जो फटाक से जो ये कंप्यूटर ऑफ होता है ना, इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। तो यूपीएस एक डबल बैटरी का या सिंगल बैटरी का ज़रूर लगाइएगा, जो आपके कंप्यूटर को कम से कम 15-20 मिनट का बैकअप दे दे, ताकि आप उसको जब लाइट जाए तो शट डाउन कर सके, सारे प्रोग्राम जो है वो सेव हो जाए। इसके अलावा आप जेन्युइन विंडो का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर आपको एंटीवायरस की भी खास ज़रूरत नहीं पड़ती है। अदरवाइज़ आप एक डेमो वर्जन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं विंडो का, और एक्टिवेशन उसका नहीं भी कराएंगे तब भी चलेगा, तो लंबे टाइम तक आप उसको चला सकते हैं। दोस्तों, ये थे मेरी तरफ से कुछ टिप्स। अगर आप एक पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, कोई भी अगर आपका सवाल हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है उस पर जाके पूछ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, हार्ड ड्राइव या एसएसडी या डीवीडी राइटर, कैबिनेट, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, एसएमपीएस, यूपीएस और स्क्रीन के बारे में सभी आपसे डिस्कशन कर लिया है। डिटेल में किसी चीज़ के बारे में पूछना हो तो पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियो जो है वो चैनल पे आने वाले हैं। मिलता हूँ बहुत जल्दी टिप्स बिफोर बाइंग के एक फ्रेश एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए वंदे मातरम।